आज हम 7 तारीख का रैपिड 30 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है सामूहिक की बनावट पर ध्यान न देना, मतलब समूह किस तरीके के बना है इस पर ध्यान न देना, वो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समूह का अध्ययन करता है, ना कि एक एक इकाई का। इसलिए वो एक एक इकाई पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि पूरे समूह का अध्ययन करता है। आर्थिक इकाई कौन कौन से होते हैं? ऐसी सभी इकाइयाँ जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक इकाइयाँ होते हैं, जैसे कि उपभोक्ता जो उपभोग करता है, वस्तुओं को खरीदता है। उत्पादक जो कि वस्तुओं का उत्पादन करता है। सरकार जो परिवार और फर्म होती हैं, जो दो क्षेत्रक होते हैं, उसमें तीसरा हस्तक्षेप सरकार, निगम या बैंक। ठीक है, ये सभी आर्थिक निर्णय लेते हैं, इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं? आर्थिक इकाइयाँ कहलाती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? समष्टि मतलब समग्र का अर्थशास्त्र। इसका श्रेय जो जाता है प्रोफेसर J.M. कीन्स को जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को। इनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो पहले इसके पहले ये माना जाता था क्लासिकल इकोनॉमिक्स में या पारंपरिक अर्थशास्त्र में, परंपरागत इकोनॉमिक्स में, कि जो मार्केट चल रहा है या अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो स्वयं ही अपने आप करेक्शन हो जाता है। लेकिन जब 1929 की महामंदी आई तो उसके बाद ये पता लगा, 1930 में, तो जब महामंदी आई तो उसके बाद पता लगा कि बहुत अधिक बेरोजगारी हो गई है। तब प्रोफेसर J.M. कीन्स की ये जो बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके बाद ही ये समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ था। इसीलिए प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का श्रेय दिया जाता है। मैक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रो। जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है रोजगार के सिद्धांत, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। जब कोई देश अपने घरेलू, मतलब जब कोई एक देश हो गया, ये दूसरा देश हो गया, ये मान लीजिए पहला और ये दूसरा, तो मान लीजिए पहला देश जब दूसरे देश को वस्तुएं भेजता है तो इसको क्या बोलेंगे हम? निर्यात कहेंगे, है ना। और जब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगवाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हम आयात कहेंगे। ये दूसरे देश के लिए ये निर्यात हो जाएगा, मतलब जो वस्तुएं दूसरे देश में भेज रहा है वो निर्यात कर रहा है, और जो देश दूसरे देश से वस्तुएं मंगवा रहा है, वस्तुएं सेवाएं, तो वो क्या कर रहा है? आयात कर रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र के 2 महत्व बताइए। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो वो आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है कि किस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जाएं ताकि महंगाई ओवरऑल अर्थव्यवस्था में कम हो सके, रोजगार ज़्यादा बढ़े, लोगों की आय ज़्यादा बढ़े। इस प्रकार ये नीति निर्माण में सहायक होता है, और जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक है कि ये पूरी जो ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो किस प्रकार से संचालित हो रही है और इसमें कहाँ हस्तक्षेप की जरूरत है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि आय का चक्रीय प्रवाह, तो इसमें 2 क्षेत्रीय मॉडल को देखा था। एक था परिवार, यहाँ पर मतलब सभी परिवार पूरे जितने अर्थव्यवस्था में है ना, और दूसरा यहाँ पे क्या था? फार्म। ठीक है, फार्म में वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए परिवार रहते थे, तो परिवार को आय के रूप में इस प्रकार से परिवार ही फर्म में काम करते थे, तो आय के रूप में इनको इनकम होती थी। अब यही आय ये किस में खर्च करेंगे? ये वस्तुओं को खरीदने में व्यय करेंगे, ये व्यय। तो इस प्रकार से ये पैसे का ये चक्रीय प्रवाह बना होता है। तो ये 2 क्षेत्रीय मॉडल हो गया जिसमें परिवार और फर्म है। अब इसमें सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार कैसे हस्तक्षेप करेगी? सरकार टैक्स लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, नई आर्थिक नीतियां बनाती है जो आयात निर्यात को प्रोत्साहित देती है। तो ये सरकार हो गई और बाह्य क्षेत्रक हो गए। तो कितने क्षेत्रक हो गए समष्टि अर्थशास्त्र के? 4।
परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्रक। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब लिमिटेशन, कहाँ ये फेल होने लगती है, कहाँ तक ये सही है। तो समूह के बनावट पर ध्यान न देना मतलब अर्थव्यवस्था का ये ओवरऑल अध्ययन करती है, समग्र का अध्ययन करती है। ये कैसे बना है अंदर, इस पर ध्यान नहीं देती है। ये सबको एक जैसा ट्रीट करके चलती है ना। मतलब ये पूरा अलग अलग इकाइयों का अध्ययन तो करती नहीं है, तो पूरे समूह का अध्ययन एक साथ करती है। तो ये समूह की बनावट से समूह कैसे बने हैं ये ध्यान नहीं देती है। विजातीय समूह की समस्या मतलब हर एक समूह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है। यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र के किसी नियम को सभी समूहों में अलग अलग लागू कर देते हैं, मतलब ये होगा उसका कि एक ही नियम को हमने सभी समूहों में क्या कर दिया, लागू कर दिया, जबकि उन समूहों अलग अलग बने हुए हैं, उनकी सोच अलग अलग है, रुचि और फैशन अलग अलग हैं, उनके कल्चरल एटीट्यूड अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ये समष्टि अर्थशास्त्र की ये सीमाएं होती हैं। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक डाटा कलेक्शन पर भी काम करती है, और डाटा कलेक्शन स्वयं में त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है कई मायनों में। तो इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र जो है रियलिटी से थोड़ा दूर है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखो, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है समाजवादी, इसमें समस्त आर्थिक निर्णय क्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, है ना, और वस्तुओं को वितरित कैसे किया जाए लोगों में, मतलब किसको कितना मिलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। तो उसमें समाजवादी मतलब ये सारे निर्णय कौन ले ले, सरकार ले ले या कोई केंद्रीय सत्ता ले ले, तो हम उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि यही निर्णय लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए, निजी व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कुछ निर्णय सरकार द्वारा ली जा रही है, मतलब वो समाजवादी भी है, और कुछ निर्णय ऐसे हैं जो पूंजीवादी से संबंधित है ये निर्णय। तो ये दोनों जहां अर्थव्यवस्था साथ साथ काम कर रही हों, वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था आएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगी, है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था साथ साथ काम कर रही हैं, हम उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 5, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये सभी निजी स्वामित्व में होते हैं, मतलब निजी व्यक्तियों के पास में होते हैं, निजी क्षेत्रों के पास में होते हैं। बाजार में जो निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, मतलब जो भी बाजार में उत्पादन किया जाएगा वो सिर्फ बेचने के लिए किया जाएगा, जन कल्याण के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब उनका काम है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, जो श्रमिकों की पूर्ति और उनकी मांग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसे मजदूरी दर भी कहते हैं। लेकिन यदि उसमें सरकार की एंट्री यदि करा दिए, तो फिर वो न्यूनतम मजदूरी दर डिसाइड कर लेगी कि कोई भी फर्म इससे कम मजदूरी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्रम की मांग एवं पूर्ति ही मजदूरी दर को निर्धारित करती है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो धन्यवाद। अगली वीडियो हम देखेंगे और इसको बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। थैंक यू।